बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 6 और 11 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 27 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 27 का नाम है मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। इन द स्टार्टेड मैं कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को कह सकता हूं कि आज हम बात करेंगे मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में, जो साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी फील्ड में जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, इनको मार्केट करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ना जो प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कोई फिज़िकल चीज़ नहीं होती, जैसे कि आइसक्रीम या कार, जो आसानी से समझी जा सकती है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज को समझना और इनको एडवर्टाइज करना एक डिफरेंट सिचुएशन होता है। चैलेंजेस इन मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज को लेकर मैं इस तरह से आप स्टूडेंट्स को इस बारे में बता सकता हूँ कि जब हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं तो हमें ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और ये चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि ना हमारा जो प्रोडक्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, यानी कि हम जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज दे रहे होते हैं, इनको ना लोग सीधा समझ नहीं पाते, सीधी तरह समझ नहीं पाते या सीधी आसान वर्डिंग में समझ नहीं पाते। इसलिए इस टाइप की मार्केटिंग में ना बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ता है। ओके, APA एथिकल कोड और एडवर्टाइजिंग को अगर देखा जाए तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ना एक एथिक कोड है जो साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि जब वो अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं, इस एथिक्स कोड में कुछ स्पेसिफिक मैंडेट्स हैं जो हमें ना फॉलो करनी चाहिए। और ये मैंडेट्स इस तरह से हैं। नंबर 1 पे है कि फॉल्स या डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स, मतलब ये कि थेरेपिस्ट को कभी भी कोई झूठ या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस, रिसर्च या प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स के बारे में। अगर कोई ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो उसके लिए ना ये एथिकल इशू वायलेशंस में माना जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर्स, मतलब ये कि अगर कोई दूसरा पर्सन थेरेपिस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है तो थेरेपिस्ट को ना इंश्योर करना होता है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सच्चाई और एथिकल, मतलब कि सच्ची और एथिकल है। थेरेपिस्ट को ना अपने नाम पे दिए गए स्टेटमेंट्स को भी जवाब देना पड़ता है। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब ये कि अगर कोई ऐड दिया जाता है तो इसको ना क्लियरली एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, और थेरेपिस्ट को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ना जिम्मेदार भी होना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट पे है कंपनसेशंस फॉर मीडिया पब्लिसिटी, मतलब ये कि थेरेपिस्ट को ना मीडिया में अपनी पब्लिसिटी के लिए ना किसी को भी पैसा नहीं देना चाहिए, और ये अनएथिकल होता है। फिफ्थ पॉइंट पे है क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, मतलब ये कि थेरेपिस्ट को अपने प्रेजेंट स्टेटमेंट्स क्लाइंट्स से ना टेस्टिमोनियल्स लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो वल्नरेबल सिचुएशंस में हो, और ये इनअप्रोप्रिएट हो सकता है और अनएथिकल भी हो सकता है। फिफ्थ नंबर पे है जो पब्लिक एडवाइस को लेकर है, मतलब ये कि जब थेरेपिस्ट पब्लिक को एडवाइस दे रहा होता है ना, जैसे कि ब्रॉडकास्ट या इंटरनेट के थ्रू, तो इनको ना अपनी एडवाइस का साइंटिफिक बेसिस क्लियरिफाई करना पड़ता है, और इनको अपनी प्रोफेशनल रोल्स भी क्लियर करने पड़ते हैं जो वो एडवाइस देने के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। 7 नंबर पे जो पॉइंट है, 7वें नंबर पे वो है वर्कशॉप और नॉन डिग्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स के हवाले से, मतलब ये कि अगर थेरेपिस्ट वर्कशॉप या एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर करता है तो इनको ना अपने प्रोग्राम्स की एक्यूरेसी को अपलोड करना पड़ता है। लास्ट में जो पॉइंट है 8 नंबर पे अनवांटेड इन पर्सन सोलिकेशंस, मतलब ये कि थेरेपिस्ट को ना किसी भी क्लाइंट से ना जो वल्नरेबल हो बिजनेस के लिए डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। ये अनड्यू इन्फ्लुएंसेस होता है जो एथिकल नहीं होता। मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में जो है वो द ओल्डर्स स्टैंड बाइस के नाम से है। तो मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ मोड्स कैसे होते हैं जो ट्रेडिशनली या आजकल यूज़ किए जाते हैं, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है द ओल्डर स्टैंड बाइज। तो पहले जब इंटरनेट नहीं था तो थेरेपिस्ट अपनी ना
सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी में ना अपना नाम लिखवाने का रुझान रखते थे। अब लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। एक्चुअल में ना जब 2012 से पहले जब रिज़ल्ट आते थे मैट्रिक के, तो इतनी मोटी बुक होती थी, तो उसमें रिज़ल्ट जो थे वो शाया होते थे। इसी तरह टेलीफोन की डायरेक्टरी होती थी पुराने वक्तों में। अब तो इंटरनेट आ गया हुआ इसलिए, तो अब ये डायरेक्टरी का जो सिस्टम है बुकिश की सूरत में ये ख़त्म हो गया हुआ है। आज भी ना बिज़नेस कार्ड्स का यूज़ बहुत होता है। थेरेपिस्ट ना अपने बिज़नेस कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे लोगों को इनकी ना सर्विसेज के बारे में पता चल सकता है। डायरेक्शनल सोलिकेशंस के बारे में मैं कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ कि अगर थेरेपिस्ट अपने जनरल अवेलेबिलिटी को अनाउंस करता है तो ये ना बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अगर थेरेपिस्ट किसी स्पेसिफिक क्लाइंट्स को डायरेक्ट सोलिकेट करता है, मतलब कि डायरेक्ट उससे रब्ता करता है या उसको हासिल करने की कोशिश करता है, जैसे कि उनको ऑफ़र करना या उनको अप्रोच करना, तो ये चीज़ ना अब्यूज़िव हो सकती है। इसलिए थेरेपिस्ट को अपनी स्पेशल नॉलेज और सोशल इन्फ्लुएंसेस का असर समझकर काम करना पड़ता है। अगर वो किसी क्लाइंट को डायरेक्टली अप्रोच करता है तो वो उस क्लाइंट पर ना इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस डाल सकता है, जो कि एथिकल रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो ये जो है वो मैंने आपको बता दी अपनी वर्डिंग में डायरेक्ट सोलिकेशंस को लेकर। तो रेफरल सर्विसेज में आप स्टूडेंट्स को मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूँ कि कुछ जगह पर ना प्रोफेशनल एसोसिएशन रेफरल सर्विसेज ऑपरेट करते हैं, जहाँ लोग अपने स्पेसिफिक नीड्स को ना बताते हैं और इनको ना थेरेपिस्ट का नाम दिया जाता है जो इनकी नीड्स को ना पूरा करते हैं। और ये रेफरल सर्विसेज एंडोर्समेंट नहीं होती, पेपर पॉइंट बेस इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, ये ना सिर्फ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स की लिस्ट देती है। अगर क्लाइंट्स को फीस अफोर्ड नहीं होती ना तो इन्हें ना स्लाइडिंग फीस स्केल्स या कम्युनिटी क्लिनिक्स की तरफ रेफ़र किया जा सकता है। ओके, मिसाल के तौर पर अगर एक थेरेपिस्ट को ना किसी क्लाइंट ने कांटेक्ट किया, अगर एक थेरेपिस्ट ने किसी क्लाइंट को कांटेक्ट किया है जिससे डिप्रेशंस की प्रोग्राम, जैसे कि डिप्रेशंस की प्रोग्राम है, और वो क्लाइंट थेरेपिस्ट को ना अप्रोच करता है, तो थेरेपिस्ट को ना एथिकली ये सोचना होगा कि वो क्लाइंट को किस तरीके से अपनी सर्विसेज ऑफ़र करे। अगर वो क्लाइंट वल्नरेबल है तो थेरेपिस्ट को ना इसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशंस करनी चाहिए, ना कि इसको ना डायरेक्ट सोलिकेशंस के ज़रिए इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ओके, आगे आते हैं मॉडर्न एडवर्टाइजिंग मेथड्स। इसमें सबसे पहले है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। तो आजकल ना इंटरनेट का यूज़ एडवर्टाइजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। वेबसाइट एक ऐसी प्लेटफॉर्म होती है जहां पर ना आप अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हैं। वेबसाइट पर ना सिंपल और आसानी से नेविगेट करने लायक होना चाहिए, और वहां पर ना फ्री कंटेंट और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके टारगेट ऑडियंस को समझ में आए। ओके, आगे है वेबसाइट की टाइप्स ना बहुत अलग होती हैं। कुछ वेबसाइट बस बेसिक रेफरल इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लिंक्स टू रिपोर्टेबल रिसोर्सेज। दूसरी वेबसाइट में ना साउंड और एनिमेटेड ग्राफिक्स होते हैं जो लोगों की अटेंशन से ग्रैब करते हैं। ओके, आज अगर बात की जाए तो अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अपनी वेबसाइट मेंटेन कर रहा है मार्केटिंग के लिए, तो ना उस पर एक एथिकल ऑब्लिगेशंस होती है कि वो वेबसाइट सच्ची हो और करंट इन्फॉर्मेशन दे। और ये कुछ ही चीज़ें हैं जो वेबसाइट पर हमेशा अप टू डेट रखनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अप टू डेट रखनी चाहिए? सबसे पहले है सर्विसेज। आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये क्लियर होना चाहिए। फ़ीस को लेकर आपकी फ़ीस क्या है ये भी मेंशन करना ज़रूरी है वेबसाइट में। और रेलिवेंट डाटा को लेकर आपके प्रोटेक्शनल क्लाइंट्स के को जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो वेबसाइट पर होनी चाहिए। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी बताया गया है। तो इसमें दो तरह के पॉइंट बताए गए हैं। नंबर 1 पे यह है कि आजकल सोशल मीडिया का ना यूज़ भी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए होता है। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि लिंक्डइन प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स के टारगेट करती हैं, पेपर पॉइंट भी इस इंपॉर्टेंट है। जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे कि प्लेटफॉर्म्स का यूज़ ज़्यादा ब्रॉड रेंज की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए होता है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर आप
अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं, मतलब ये कि अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ना स्टेप ये समझना है कि जो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो सब के लिए विजिबल होगा। मतलब अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो हर इंसान का ये देखने को मिल सकता है। अगर आप सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपनी सर्विसेज या एडवर्टाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ना ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 पे है मेंटेनिंग प्रोफेशनल डेकोरम। मतलब ये कि आपको ना अपने प्रोफेशनल डेकोरम मेंटेन करना होगा। इसका मतलब है कि आपको ना अपने पोस्ट या कंटेंट में प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल होना होगा। नंबर 2 पे है एन अवेयरनेस ऑफ हु हैज़ एक्सेस टू व्हाट इंफॉर्मेशंस। मतलब ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंफॉर्मेशन किसके पास जा रहा है। आपके पोस्ट हर किसी के लिए विजिबल हो सकती है, तो आपको अपने कंटेंट को केयरफुली सिलेक्ट करना होगा। ओके, नंबर 3 पे है अवॉइडिंग ब्लोरिंग बाउंड्रीज विद क्लाइंट्स। मतलब ये कि आपको ना अपने और क्लाइंट्स के बीच ना बाउंड्रीज क्लियर रखनी पड़ती हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने क्लाइंट्स को पर्सनल लाइफ में घुस जाएं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे है बाइंग पब्लिसिटी। फर्स्ट पॉइंट में अच्छा, बाइंग पब्लिसिटी को लेकर जो है वो मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूँ कि क्या कई बार ना मीडिया आउटलेट से ना पब्लिसिटी लेना ज़रूरी हो सकता है, जैसे कि अपनी प्रोफेशनल विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये अनएथिकल होता है अगर आप मीडिया का और इनके पर्सनल को पैसा देने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपको ना पब्लिसिटी दें जो लोग समझें कि न्यूज़ है, लेकिन असल में ना वो एडवर्टाइजमेंट होती है। इसलिए अगर आप मीडिया पब्लिसिटी चाहते हैं तो आपको ना एथिकली सोच समझ के ना काम करना होगा। इसके अलावा इसमें ना इम्पोर्टेंट इश्यूज इन एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ ही अब मैं आ जाता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना बाइंग पब्लिसिटी लेकर ये 2 ही पॉइंट थे, तो मैंने अपनी वर्डिंग में ना ये अब कंक्लूजन बता दिया बस आपकी ना। ये बाइंग पब्लिसिटी को लेकर बस यही है सिंपल सा जो मैंने आपको अभी बताया है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप पर्सनली तौर पर किसी को पैसा देकर या लेकर, आप जो भी पर्सनली तौर पर पैसा दे रहा है, तो ये जो है ना चीज़ ये बाइंग पब्लिसिटी में कंसिडर नहीं होगी। बस यही है कि सिर्फ जो है सर्विसेज जो एक पैनल है उसके थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू सर्विसेज आप पब्लिकली तौर पर बाइंग सर्विसेज का जो चैनल है उसके थ्रू आप दे सकते हैं और ले सकते हैं सर्विसेज। आगे इम्पोर्टेंट इश्यूज इन एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो अगर कोई साइकोथेरेपिस्ट एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सोच रहा है तो ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसको ना कंसीडर करनी चाहिए, और ये चीज़ें एथिकली सही मार्केटिंग को इंश्योर करती हैं। नंबर 1 पे है कंसल्टिंग विद कोलीग्स। मतलब कि अपने साथियों से जो है वो मशावरत करें। थेरेपिस्ट को ना अपने कोलीग से कंसल्टेशंस करना चाहिए अपनी एडवर्टाइजिंग प्लान की नेचर और कंटेंट के बारे में, और ये ना इन्हें कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का आइडिया देने में मदद भी करती है। नंबर 2 पे है अवॉइड डेलीगेशंस टू एग्रेसिव मार्केटर्स। मतलब ये कि थेरेपिस्ट को ना एडवर्टाइजिंग की डिटेल्स किसी और को नहीं देनी चाहिए, ख़ास तौर पर ना इनको जो एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं और मेंटल हेल्थ एथिक्स को ना समझते नहीं हैं। आपको ना अपने मार्केटिंग को अपने कंट्रोल में रखना होगा। नंबर 3 पे है प्रूफ रीडिंग्स एंड मॉनिटरिंग। मतलब ये कि जो फाइनल एडवर्टाइजिंग या फाइनल एडवर्टाइजमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट या ब्रॉडकास्ट करनी होती है ना, इसको ना केयरफुली प्रूफ रीड करना होगा। आपको इंश्योर करना होगा कि जो मैसेज दिया जा रहा है वो सही है और एथिकल हो। नंबर 4 पे है रिटेनिंग अ कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये कि थेरेपिस्ट को अपनी एडवर्टाइजमेंट का ना एक कॉपी रखना चाहिए, चाहे वो प्रिंट में हो या ब्रॉडकास्ट। और ये इम्पोर्टेंट है ताकि ना अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो वो एग्जैक्ट एडवर्टाइजमेंट की रेफरेंस दे सके।
नंबर 5 पे है वेलकमिंग मार्जिनल कम्युनिटीज़। मतलब ये कि एडवर्टाइजमेंट में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को भी वेलकम करना चाहिए। जैसे कि अगर थेरेपिस्ट अपनी सर्विसेज ऑफर करता है तो इन्हें ये इंश्योर करना होगा कि इनका ना मैसेज सब के लिए इंक्लूसिव हो। फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट को ये मेंशन करना चाहिए कि इनकी सर्विसेज रेस, रिलीजियंस या किसी भी दूसरे फैक्टर से इंडिपेंडेंट है। नंबर 6 पे है स्टेइंग विद कॉम्पिटेंस। मतलब ये कि एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहां थेरेपिस्ट अपनी ना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी रखता हो। फॉर एग्जांपल अगर थेरेपिस्ट ना ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी की ट्रेनिंग नहीं ली, अगर थेरेपिस्ट ने ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी की ट्रेनिंग नहीं ली हुई तो ना इन्हें ना अपने आप को ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट की शक्ल में एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पे है टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस में ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स का ना फोकस ना अपने टारगेट ऑडियंस पर होना चाहिए। अगर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका ना एडवर्टाइजमेंट पेरेंटिंग के रिलेटेड वेबसाइट पर ना ज़्यादा रेलिवेंट होगा। अच्छा, अब ये जो सब कुछ था वो मैंने आपको बता दिया नंबर 7 पे। तो लास्ट में आपको एग्जांपल दी गई थी जैसे कि पोस्टपार्टम जो है डिप्रेशन को लेकर। तो मैं इस मज़ीद एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि अगर कोई थेरेपिस्ट ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन में एक्सपर्ट है तो इसको ना एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए जहाँ ना पेरेंटिंग और चिल्ड्रन रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हों। इसका ये इसलिए होता है कि ना एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑडियंस तक ना एफिशिएंटली पहुंच सके। ओके, कंक्लूजन भी बता देता हूँ पूरे ओवरऑल जो कुछ हमने इंपॉर्टेंट इश्यूज इन एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर और फर्दर दूसरे टॉपिक्स को लेकर हमने पढ़ा था। तो इन तमाम गाइडलाइंस को ना मकसद यही है कि ना थेरेपिस्ट अपने ना मार्केटिंग एफर्ट्स को ना एथिकली और रिस्पॉन्सिबल चलाए। हमारा काम सिर्फ लोगों की मदद करना नहीं होता और हमारी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की भी ज़रूरत होती है। हम जब अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज करते हैं ना तो हमें ना अपने क्लाइंट्स को बेस्ट इंटरेस्ट के वजह से ना पहले रखना चाहिए। इससे ना हम अपनी फील्ड में ना ट्रस्ट बुलेट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को ना एथिकली प्रमोट कर सकते हैं। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमें ना एथिकल बाउंड्रीज का जो है ना वो समझना ज़रूरी होता है। हर चीज़ को ना केयरफुली प्लान करना होता है और एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना पड़ता है और ये सब कुछ करने से ही जो कुछ हमने इस लेसन में पढ़ा है इसी से हमें हेल्प होगी कि किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्लाइंट्स की रेपुटेशन को और सर्विसेज को लेकर, पब्लिसिटी को लेकर किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। मार्केटिंग का पर्पस सिर्फ क्लाइंट से अट्रैक्ट करना नहीं है बल्कि ना अपनी सर्विसेज को एथिकली प्रमोट करना भी शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो था लेसन नंबर PSY 611 का, ये लेसन नंबर 30 बहुत इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से कोई भी अगर साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट अगर सर्विसेज देता है, पब्लिसिटी करता है, मार्केटिंग करता है, तो ये लेसन नंबर 27 को अपने जहन में रखें क्योंकि ये मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज को लेकर है कि किस तरह से हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं किसी भी क्लाइंट को लेकर। यहाँ पब्लिक ऑडियंस को किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं मार्केटिंग को लेकर। ओवरऑल अब इस लेसन का मैं ओवरव्यू दूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ओवरव्यू देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है सादा सी, सिंपल सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया हुआ है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी को तो काइंडली प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स को भी आमादा करें तो वो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर यह है कि आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, ट्विटर में भी फॉलो करें और फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ में जो है वो टिकटॉक में भी हमें फॉलो करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की हौसला अफजाई हो। आप भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपने भी आप भी फ्यूचर के ही साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, तो लिहाजा है कि कम्युनिटी में अगर एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए एज अ साइकोलॉजिस्ट बनकर तो फिर क्या होगा, एक कम्युनिटी की ही एक रेपो बिल्डिंग होगी। तो लिहाजा आप प्लीज़ स्टूडेंट्स इस हवाले से कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट दिया हुआ 2025 के एंड तक। तो लिहाजा आप सभी जो है स्टूडेंट्स इस हवाले से कोऑपरेट कीजिएगा।
अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर मॉडर्न साइकोलॉजी और इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लस फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। लाजमी तौर पर उसको फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, टिकटॉक में फॉलो कर दें, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दें और इसके अलावा ट्विटर में हमें फॉलो कर दें। फर्दर ये कि अब आते हैं ओवरव्यू की तरफ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। APA एथिकल कोड क्या बताता है, किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को लेकर, मेंटेन या मैंडेट्स क्या बताता है। तो ये 2-3 बस आप याद रख लीजिएगा बस, ओके, इतना ज़्यादा नहीं है। फर्दर ये कि ऑर्डर स्टैंड बाइज क्या है, तो बिजनेस कार्ड्स क्या होते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है टेलीफोन डायरेक्टरी, लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है, ओके, इसको मैं हाईलाइट कर लेते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल डायरेक्ट सोलिकेशंस क्या है, बहुत ही आसान है, सिर्फ 2-3 वर्डिंग में आप अपनी वर्डिंग में बयान कर लेना कि डायरेक्ट अगर हम अप्रोच करते हैं क्लाइंट से तो ये डायरेक्ट सोलिकेशंस में आता है। इंडिविजुअली तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक मैंने अगर क्लिनिक खोला हुआ है या फिर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की जैसे कि करा रहा है और कोई साइकोलॉजिस्ट अगर खुद से ही डायरेक्ट सर्विसेज देता है, जबकि उस इदारे में आना चाहिए क्लाइंट को, और डायरेक्ट ही हमारा जो है हायर किया हुआ साइकोलॉजिस्ट अगर डायरेक्ट सर्विसेज देना लग जाए तो ये चीज़ होगी डायरेक्ट सोलिकेशंस में, और ये चीज़ गलत होगी, ओके। तो इसी तरह एडवर्टाइजमेंट जो है वो डायरेक्ट सोलिकेशंस होती है, मतलब कि किसी भी क्लाइंट को डायरेक्ट टारगेट करने के लिए, तो लिहाजा आप वो अदारा ही डायरेक्ट टारगेट कर सकता है, ना कि एक इनफरादी तौर पर आप खुद डायरेक्ट लिंक टू लिंक हो जाएं, ऐसा नहीं है। और आजकल वैसे भी बहुत सी वेबसाइट्स बन चुकी हैं जो डायरेक्ट सोलिकेशंस करवा रही हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की जो वेबसाइट है ये भी डायरेक्ट सोलिकेशंस करवा रही है कि सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने ये कहा है कि अगर आप हमारे जो हायर किए एक साइकोलॉजिस्ट है अगर आप उनसे डायरेक्ट सोलिकेशंस लेते हैं तो ये है कि क्लाइंट की रेटिंग्स पे ही हम उस साइकोलॉजिस्ट को अपग्रेड करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो देन क्या है कि फिर जो रेशियो है वो उसकी कम कर दी जाएगी। फर्दर ये है कि क्लाइंट जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी डायरेक्ट सोलिकेशन के लिए हमें प्राइस देता है, मतलब कि जो रेशियो डिसाइड की है साइकोलॉजिस्ट के साथ तो वो भी लेते हैं हम पैसे वगैरह। रेफरल सर्विसेज में भी जैसे से पता कि एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती है और एक क्लाइंट अनेबल टू पे नॉर्मल थेरेपी, तो दैन क्या होता है, पेपर पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये कि इंटरनेट एडवर्टाइजिंग किस तरह से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। और जब आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो वेबसाइट अगर उन्होंने बनाई है तो वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए, सर्विसेज, हमने ऑलरेडी सर्विसेज मेंशन की है कि हम हर तरह की सर्विसेज देते हैं, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी वेबसाइट है उसमें जो है वो तकरीबन 1000 से ऊपर जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए हमने हर तरह की जो ओपनली जो है सर्विसेज ली हैं। फीस भी हमने मुनासिब रखी है। पाकिस्तान में जो है वो PKR 1000 to 5000 बिटवीन है, और जबकि अब्रॉड कंट्री में है $16 से लेकर $22 तक है, ओके। आगे है ये सारा कुछ वेबसाइट को लेकर था, ये फीस और सर्विसेज और साथ में जो है रेलिवेंट डाटा ऑफ इंटरेस्ट प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट को लेकर आप किस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं तो जैसे कि लिंक्डइन है और फेसबुक है, ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर, तो जिसमें लिंक्डइन है और फेसबुक है, इंस्टाग्राम भी कह सकते हो लेकिन ज़्यादातर लिंक्डइन इस्तेमाल होता है, फेसबुक इस्तेमाल होता है, मुस्तकबिल इस्तेमाल होती है वेबसाइट। इसके अलावा जो है वो एक और वेबसाइट है जो ऑनलाइन जॉब सर्विसेज देती है, नाम नहीं ज़हन में आ रहा मेरे, तो ये जो है ना वेबसाइट्स हैं कुछ। उसके बाद है मेन अच्छा कौन सी जो है मार्केटिंग पर्पस को लेकर कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए, ये दो ही, बल्कि दो तीन ही हैं, बस इनको 1-2 दफ़ा पढ़ के याद रख लीजिएगा। बाइंग पब्लिसिटी किस तरह से कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बस इसी को याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बस 2-3 आप याद रख लीजिएगा, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये था आपका लेसन का ओवरव्यू, कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। कोई वर्ड, कोई जुमला, कोई सेंटेंस अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं।
इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स की पूरी रहनुमाई कर दी जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।